मल्टीबैगर स्टॉक कैसे चुना जाए? आज इस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और मुझे विश्वास है कि शो खत्म होते होते मैं आपको कन्विंस करा दूंगा कि मल्टीबैगर ढूंढना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो मिथ के तौर पर हमारे सामने रहती हैं उनको जानना ज़रूरी है कि मल्टीबैगर चुने कैसे, क्या ऐसी चीज़ होती है, क्या देखना चाहिए जिससे मल्टीबैगर चुने। अब बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि जब वो मल्टीबैगर हो जाता है हाइंडसाइड में पता चलता है कि अच्छा ये मल्टीबैगर हुआ था। मैं इस थ्योरी से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप जब इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्टॉक खरीदते तो आप 10% गेन के लिए नहीं खरीदते, 20% गेन के लिए नहीं खरीदते। आप तो सोचते ही हैं कि मल्टीबैगर होगा, हो नहीं पाता, वो आपकी किस्मत है या आपका तरीका सही नहीं था। इसलिए चुनते आप मल्टीबैगर हैं, वो हो नहीं पाता, इसका मतलब प्रोसेस में गड़बड़ है, कहीं आप चुनने में गड़बड़ी करते हैं, आपके तरीके में प्रॉब्लम है। उस तरीके को आज दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसके जरिए मैं इस पहले शो को आपको समझाता हूँ कि ये मतलब क्या है इस मल्टीबैगर का। तो जो एक बहुत कॉमन सा पहला क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में आता है कि मल्टीबैगर कैसे चुना जाए, नहीं चुना जाए, हो नहीं सकता है, तो ये सवाल आप पढ़िए ध्यान से कि 25 साल में निफ्टी मल्टीबैगर हो चुका है लेकिन शेयर मल्टीबैगर चुन नहीं पाते, क्यों? अगर आपने निफ्टी की पैदाइश से अब तक पैसा लगाया होता तो मिनिमम 20 गुना पैसा आपका होता। नो ब्रेनर होता ना। तो जब निफ्टी का स्टॉक 20 टाइम्स के गेन दे सकता है तो एक स्टॉक क्यों नहीं ढूंढ पाते आप? चार्ट दिखाइए आप जरा निफ्टी का, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये 95 से मैंने इस चार्ट को लिया है और ये वहाँ लास्ट में 2023 तक आप देख लीजिए। 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं, .com क्राइसिस हुई है, सब प्राइम क्राइसिस हुई है और रिसेंटली पैंडेमिक क्राइसिस हुई है। इनको झेलने के बाद भी आप 20 गुना पैसे पे बैठे हैं अगर आपने शुरू से लिया है। तो इससे ये साबित होता है कि ये कहना ठीक नहीं है कि स्टॉक ढूंढे नहीं जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती करते हैं। एक और दूसरी चीज़ बहुत कॉमनली लोग जानना चाहते होंगे, क्या मल्टीबैगर का कोई फार्मूला होता है कि कैसे चुने, कोई तरीका होता है क्या मल्टीबैगर का, या किस्मत से मिलता है? लक लग गया मल्टीबैगर, तो लक और किस्मत दोनों को अगर हम एक साथ क्लब करके देखें कि हमारी किस्मत भी काम करे थोड़ी सी और थोड़ी सी हम दिमाग भी लगाएं, मेहनत भी करें, क्या ये कोई फार्मूला होता है क्या? ये भी आज समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक चीज़ और आप लोग समझते हैं कि क्या इसका मार्केट कैप से कोई संबंध है? अक्सर आपको लोग ये कहते हुए मिलेंगे, यार स्मॉल कैप ही मल्टीबैगर बनता है, आपने एकदम अल्ट्रा लार्ज कैप ले लिया, मल्टीबैगर नहीं बनेगा, वो तो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। क्या ये सच है या मिथ है? क्या मल्टी कैप का कोई संबंध होता है कि आप बड़े कैप का स्टॉक लेंगे तो मल्टीबैगर नहीं बनेगा? इसके बाद एक और सवाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मल्टीबैगर जब आप पहचानने जाते हैं तो आपके एटीट्यूड का, आपकी रिस्क प्रोफाइल का, आपकी सोच का उस पर असर होता है। अक्सर बहुत सारे लोगों को आप ये कहते हुए, मलाल करते हुए सुनेंगे, यार मैंने लिया तो था, मैंने 70% गेन पे बेच दिया था, अब देखते हैं बड़ा अफसोस होता है क्योंकि वो 20x हो चुका है। तो आपका एटीट्यूड का मैटर करता है। या बहुत सारे लोग मिलेंगे कि उनमें सही समय पे निकाल लिया भैया, बच गए हम, वरना वो येस बैंक हो गया होता, ये भी कहते हुए लोग आपको मिलेंगे। तो क्या ये सच में कुछ फ़र्क डालता है कि नहीं? और आखिरी एक और क्वेश्चन है कि क्या मल्टीबैगर चुनने के लिए कॉमन सेंस सबसे अनकॉमन है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने को थोड़ा सा स्टेप बैक करें, मार्केट को दूर से देखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि नॉइस में कई बार आप उलझ जाते हैं। जब बहुत अंदर चले आते हैं ना तो क्या कहते हो, नज़दीक का दृष्टिदोष हो जाता है और दूर से देखते तो चीज़ें साफ दिखती हैं। क्या इसका वाकई कोई संबंध है कि नहीं? ये सारे सवाल हैं, ये किसी का व्यू नहीं है, ये सवाल आपके मन में आते हैं, इनको बस करने की कोशिश करेंगे। तो क्या देखना चाहिए एक मल्टीबैगर में? तो जनरली आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग आपको कुछ फार्मूले सजेस्ट कराएंगे। इंडस्ट्री का आउटलुक देखिए साहब, बिल्कुल सही बात है, देखना चाहिए। फिर कहेंगे बिजनेस कितना स्केलेबल हो सकता है, ये देखना चाहिए। ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो डिबेटेबल हैं, इसको हम आज डिबेट करेंगे। फिर कहेंगे मैनेजमेंट की सोच, बहुत बड़े सपने। मैंने बहुत बड़े बड़े सपनों वाली कंपनियों को देखा जो आज 2 रुपये में बिक रही हैं, नाम भी मैं लेके बता सकता हूँ, येस बैंक उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बड़े बड़े सपने देखे थे, आज हालत क्या है आप देखिए उसको। क्या वो सही सोच होती है या उसमें भी चुनने में कोई गड़बड़ी करते हैं? और इसके साथ ही बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके का बिजनेस कोई आदमी करना चाहता है। बहुत हाई फाई बिजनेस आप लेके आए, लेकिन कई बार होता वक्त से पहले आप ले आए, ख़त्म हो गया। यूनिटेक एक बड़ा उदाहरण था, रियल एस्टेट का बूम, उसके बाद उन्होंने डाइवर्सिफाई किया, मैनेजमेंट की सोच गलत थी, फंस गए और स्टॉक खत्म हो गया, पेनी स्टॉक भी बन गया। और प्राइसिंग पावर की भी एक बात बहुत की जाती है कि ऐसा बिजनेस चुनो जिसमें प्राइसिंग की मोट हो, मतलब वो मैनेजमेंट ये तय कर सके कि मैं अपना माल किस भाव पे बेचूंगा। क्या वाकई ये सच होता है?
कि बहुत बड़ा बिजनेस हो जाने के बाद ये मोट आपका खत्म होने लगता है। तो ये भी सारे सवाल हैं। इसके अलावा कुछ ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे जो इस चर्चा में आने वाले हैं कि पी क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग देखनी चाहिए, तो उसकी हमने डेफिनेशन लिख दी है, उसका मतलब क्या है, जो बीच बीच में चलते रहेंगे जिससे कि आप समझ सकें कि प्राइस टू अर्निंग का क्या मतलब है, ईपीएस का मतलब क्या होता है, ये क्यों देखने चाहिए। क्योंकि जब आप मल्टीबैगर ढूंढने जाएंगे ना तो ये सब चीज़ों से आपकी टकराव होगी। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि एंटरप्राइज वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है और इंडस्ट्री आउटलुक कैसे देखते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में, आपकी चर्चा में आज आने वाले हैं और ये सारे पॉइंट मैं आज आपको डिबेट करके दिखाऊंगा। लेकिन अंत में आपको इतना सबल ज़रूर बना दूंगा कि आप मल्टीबैगर ढूंढने के लिए सक्षम हो सकते हैं। बाकी फिर आपकी किस्मत और आपकी मेहनत पे तय होगा। इसी पे आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं मैं उनसे आपका परिचय भी करा देता हूं। मेरे साथ जो बहुत खास लोग हैं जो यही काम करते हैं, दिन भर मल्टीबैगर ढूंढते हैं। अभी अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। अभय अग्रवाल जी पीएमएस चलाते हैं, एआईएफ चलाते हैं और पाइपर सेरिका नाम की इनकी कंपनी जो काफ़ी बड़ी हो चुकी है और अब और बड़ी होने वाली है। अगले साल तक और बड़ी हो जाएगी, होनी चाहिए, बिल्कुल हो जाएगी सर। तो इसलिए अभय अग्रवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है, हम लोग बातचीत करेंगे। इसके साथ ही मेरे साथ हैं अभिषेक अग्रवाल जी जो रॉकस्टार कैपिटल के फाउंडर हैं और बहुत अच्छे स्टॉक पिकर हैं। अभी खुद ही जब चर्चा में आए तो बताएंगे कि इन्होंने कैसे कैसे स्टॉक पिक किए थे और वो कहाँ तक गए। गुरमीत जी हमारे साथ हैं जो कंप्लीट सर्कल के हैं, मालिक, फाउंडर, सीआईओ सब कुछ हैं और बहुत अच्छे स्टॉक पिकर हैं। और इनका एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बोरिंग बिजनेस खरीदना चाहिए, घास को बढ़ते हुए देखिए कितना आनंद आता है। तो क्या वो मल्टीबैगर का फार्मूला है। और आशीष चतुर्मोता जी अब वो हो गए फंड मैनेजर जेम फाइनेंशियल्स में और स्टॉक पिकिंग कमाल की है। कई तो आपने नाम सुन भी रखे होंगे जब हमारे चैनल पे आते थे, अदरवाइज आज हम लोग डिस्कशन में लेके आएंगे। तो फटाफट हम लोग पहले समझ लेते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से सेट ये है कि आप सबसे पहले अपनी लिस्टिंग करा दीजिए कि आपके हिसाब से मल्टीबैगर चुनने के लिए क्या चीज़ें आप देखते हैं। जी। तो नीरज जी, जैसे आपने कहा और अब जो आपने बताया शुरू में वो बहुत रेलेवेंट है। एक आपने जो बात पे टच किया कि फॉर्मूला है क्या कोई मल्टीबैगर चुनने का, कि आपके पास फॉर्मूला है कि आप कंटिन्यूसली मल्टीबैगर्स चुनते रहे। और मुझे लगता है एक ही फॉर्मूला नहीं है, कई फॉर्मूलाज हैं। एक अच्छी बात है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे आपने कहा कि क्या स्मॉल कैप से आ सकता है, बड़े कैप से भी आ सकता है। और हमने देखा है कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स अपने डिफरेंट स्टाइल से लेके मल्टीबैगर चुनते हैं और सारे फॉर्मूले चलते हैं। मेरा डिस्क्लेमर कि मेरा फॉर्मूला है जो मेरे लिए चलता है। ये नहीं, ये यहाँ पे बिल्कुल सही बात आपने कही जी कि हर इंडिविजुअल का अपना तरीका होता है। मार्केट में कोई गलत नहीं होता, कोई सही नहीं होता, सब सही होते हैं, सब गलत होते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ नीरज जी कि साइज मैटर करता है मेरे लिए, कि अगर मैं जितनी जल्दी किसी स्टॉक में एंट्री ले सकूं जो मुझे लगता है कि अब ग्रोथ कर्व पे जाने वाला है। पहला पॉइंट आपका ये साइज तो छोटा अगर है तो उसके रिस्क भी हैं, पर मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है उसमें कि आप उसको अर्ली आइडेंटिफाई करें, इसके पहले कि पूरा मार्केट वो एक कंसेंसस बन जाए कि ये तो लेना ही चाहिए, ये तो बहुत अच्छी स्टोरी है, उसके पहले आप आइडेंटिफाई करें। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्मॉल और मिड कैप में मिड ज़्यादा मौके मिलते हैं, क्योंकि अगर 5,000 करोड़ की कंपनी है तो उसको 10,000 50,000 करोड़ की बनना आसान है। पहले लिस्टिंग कराइए। दूसरा पॉइंट है मेरा ग्रोथ होना चाहिए। ग्रोथ के बिना मल्टीबैगर नहीं बन सकता है, चाहे आप स्पेशल सिचुएशन ले लें या जो भी ले लें, पर ग्रोथ आइडेंटिफाइड, वेरी हाई ग्रोथ 30, 40, 50% का ईयर ऑन ईयर फॉर 5 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, वहाँ से वैल्यू ड्राइव होती है। तो दूसरी चीज़ हो गई ये। तीसरा है एक जो मैनेजमेंट है वो कमिटेड होना चाहिए कॉम्पिटिटिवनेस के लिए। एक नया प्रोडक्ट या सर्विस एक ऐसी लॉन्च हो रही है, जैसे हमने देखा टाइटन जब था, नई प्रोडक्ट नया स्पेस में लीडरशिप बना ली और उसका अभी तक उनको फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है। तो एक मैनेजमेंट का फोकस होना चाहिए कि वेरी कॉम्पिटिटिवली एक अपना मार्केट शेयर ग्रो करे एक ऐसे स्पेस में जो कि इमर्ज हो रहा है। ठीक है। तो मैनेजमेंट मैच्योर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना सके, क्योंकि ग्रोथ को मैनेज करना भी आना चाहिए। आप ग्रोथ तो कर रहे हैं पर आपको टीम बनानी है, आपको कैपिटल रेस करनी है। फिर कैपिटल एफिशिएंसी, कि जो आप बाहर से कंटिन्यूसली पैसा रेस करते रहें इक्विटी या डेट ग्रोथ को फंड करने के लिए, आप मल्टीबैगर नहीं बन सकते हैं। आप तब मल्टीबैगर बनेंगे एचडीएफसी बैंक की तरह कि जब आपको इक्विटी इश्यूएंस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो आपका प्रॉफिट है आप उसको रीडिप्लॉय कर रहे हैं, 25% साल ऑन साल बढ़े जा रहे हैं, तो वो वैल्यू आपका ड्राइव करता है। तो एंड में क्या होता है नीरज जी, जो फॉर्मूला ये सब देखे तो
एक तरफ आपकी जो वैल्यूएशन है, जो प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल है, वो बढ़ रहा है। अगर मैं 10 टाइम के पी मल्टीपल पे लिया और वो जब स्टोरी मार्केट में चलने लगी वो 25 टाइम पे आ गया, तो एक तो मेरे को उसका एडवांटेज मिला, दूसरी तरफ मेरी अर्निंग्स ग्रो हो रही हैं, तो 20, 25, 30% भी ग्रो हो रही हैं। तो ये दोनों जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक स्टॉक वहीं से एक टाइम से 4-5 टाइम तो वैसे ही हो जाएगा। करेक्ट। तो आपने बताया कि पहले अर्ली पहचानिए, कैच देम यंग। यस, बिजनेस में ग्रोथ बहुत होनी चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए बहुत मजबूत, और कैपिटल एलोकेशन, कैपिटल एलोकेशन, और लास्टली मैं कहूंगा पेशेंस। पेशेंस भी। ओके, ठीक है। उसके बिना नहीं हो सकता, क्योंकि आपने वो जो चार्ट देखा, बहुत अच्छा चार्ट था 26 साल का, हाँ, पर वो चार्ट में 26 सालों में कितने लोगों को हार्ट अटैक हो गए Yeah. मार्केट को ऊपर नीचे। Actually, वो जो छोटे छोटे टिक्स हैं जो चार्ट में बड़े अच्छे दिखते हैं, इसमें पर बहुत सारे पॉइंट वो नहीं दिखे जब सरकारें बदली और लोअर सर्किट लगे। बिल्कुल लड़के लोअर सर्किट लगे, तब लोगों ने बेच दिया माल कि अब तो हो गया, निकल गया। फिर आप मल्टी बैगर नहीं बना सकते। अगर आप में इतना कन्विक्शन नहीं है और आप हर छोटे फॉल पे निकल जाएंगे, तो मल्टी बैगर बनाना का सपना देखना छोड़ दें तो बेटर रहेगा। ओके, ये बेसिक प्रमाइस हो गए अब अभय जी के, जिसके आधार पे हम लोग आगे चर्चा बढ़ाएंगे। अभिषेक जी, आपके हिसाब से पहले लिस्टिंग करा दीजिए कि आप क्या देखते हैं एक मल्टी बैगर ढूंढते समय। नीरज जी, बिफोर लिस्टिंग करूं, एक फॉर्मूला की हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि कोई फॉर्मूला नहीं है, बट एक ऐसा फॉर्मूला जरूर है हाँ, जो ट्राइम एंड टेस्टेड है, जहाँ पे हम, मुझे श्योर हो कि पूरे पैनलिस्ट उसको एग्री करेंगे, और आपके दर्शकों को भी ये याद रखना है कि मल्टी बैगर के अंदर में जो सबसे पहली चीज सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है देन एनीथिंग एल्स जो भी हम सारे पैनलिस्ट रिकमेंड करें, वो होता है टाइम। अगर आपने टाइम स्पेंड नहीं किया तो कोई भी तरीके से आप मल्टी बैगर नहीं बना सकते लाइफ में। ठीक जहाँ है। पे टाइम का मतलब मेरे लिए पेशेंस हो गया। ओके, आपको पेशेंस रखना होगा टाइम के साथ, और अपने स्टॉक को बढ़ते हुए देखना होगा। कई बार लालच आता है तो बहुत जल्दी एग्जिट ले लेते हैं, दैट्स द रीजन व्हाई द स्टॉक वुड हैव बिकम अ मल्टी बैगर, बट आपके पोर्टफोलियो में आपने वैसे नहीं बनाया क्योंकि आपने जल्दी एग्जिट ले ली। ठीक है। और ऑफ कोर्स करेज एंड कन्विक्शन तो टेके नहीं है। अगर आपका कन्विक्शन ही नहीं है और आप करेज नहीं है आपके पास, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो ये एक फॉर्मूला है जो मुझे लगता है कि कॉमन है। कमिंग टू द पॉइंट ऑफ लिस्टिंग की, क्या देखता हूं मैं, बेसिक्स है। कोई मेरे पास भी कोई बहुत डिफरेंट स्किल्स नहीं है ये बताने के लिए कि क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है, बट में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। आई थिंक सो बिजनेस के अगर फंडामेंटल्स नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर नहीं हो सकते। आप एचडीएफसी की बात कर लें, बजाज की बात कर लें, मारुति की बात कर लें, रिलायंस की बात कर लें, आप जिन कंपनियों की भी बात कर लें जिन्होंने टाइम एंड अगेन अपने आप को प्रूव किया है, उनके आप बैलेंस शीट्स को देखिए, उनके कैश फ्लोज को देखिए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखिए, उनकी ग्रोथ को देखिए, आपको वो सारी चीजें दिखेंगी जो उन्होंने ईयर ऑन ईयर दिखाया है और पूरी तरह से इंडिया की स्टोरी को कैप्चर किया है। सो डेफिनेटली व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आपके फाइनेंशियल जो है वो डेफिनेटली स्ट्रांग होने चाहिए, आपके बिजनेस पर्सपेक्टिव जो है वो डेफिनेटली स्ट्रांग होने चाहिए। सेकंड लिस्टिंग प्रायोरिटी मेरी अपनी जो है, मैं उस तरह से जा रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि एक डिस्ट्रप्टिव आइडिया होना चाहिए। अगर डिस्ट्रप्शन नहीं कर रहे हैं आप कहीं पे भी, तो फिर आप उसके अंदर में अपने जो है फुट नहीं बना पाएंगे। सो एक तरह का डिस्ट्रप्शन जो है वो कहीं ना कहीं होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट के पॉलिसी से रिलेटेड हो, या पब्लिक के चॉइस को लेके हो, या आपका क्लाइंट का चॉइस बदल गया, या टेक्नोलॉजी आ गई कोई नई तो आपने अडॉप्ट कर ली, बट देयर हैज टू बी समथिंग डिस्ट्रप्टिव व्हिच यू गेट अ एडवांटेज टू। सो दैट इज अनदर पार्ट आई थिंक इज इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट विद विजन, आई थिंक सो। अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, अभी आपने ओपनिंग लाइन में कहा कि देखिए यस बैंक को कहाँ गया, ठीक है, और उसी सेक्टर के अंदर में आपके पास मोस्ट रिनाउंड एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक जैसे नाम भी हैं। सो बात यह है कि सेक्टर बहुत ही अट्रैक्टिव हो सकता है, कंपनियां बिजनेस जिस सेक्टर में वो कर रही हैं वो बहुत अट्रैक्टिव है, बट अगर आपका मैनेजमेंट अगर सही नहीं है, अलाइंड नहीं है, तो फिर वो अल्टीमेटली आपके लिए पैसे नहीं बना के देगा। सो ये इंपॉर्टेंट है कि अच्छी क्वालिटी का मैनेजमेंट, स्ट्रांग मैनेजमेंट जो है वो होना चाहिए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए, ताकि वो जी। एक जस्टिफाई कर सके उन चीजों को जिसकी वजह से ये मल्टीबैगर्स होते हैं। नहीं, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं, पहले आप सिर्फ लिस्टिंग कराइए कि मेरे को ये 4 चीजें देखनी है, उसके बाद उसको हम लोग आगे डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो आपने कहा मुझे कि लग रहा है फंडामेंटल होने चाहिए, लीक से हटकर आइडिया हो, थोड़ा इनोवेशन हो, मजबूत मैनेजमेंट हो, राइट? फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज भी मैटर करती ओके, है। अगर गवर्नमेंट कोई सेक्टर को लेकर अगर अगेंस्ट में खड़ी है तो फिर आप उस सेक्टर के अंदर में ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि वहां पे वो गवर्नमेंट का रुख नहीं है। अगर हमने इन दिनों की एग्जांपल में आप देखें तो ग्रीन एनर्जी को लेकर जिस तरह से गवर्नमेंट के फेवरेबल पॉलिसीज आई,
तो उसी को लेके जो है कंपनी जो सेक्टर में है, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने रनअप दिखाया है। तो हम नाम चर्चा बाद में करेंगे, बट यस दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि गवर्नमेंट का रुख किस तरफ हो, उस तरफ भी डेफिनेटली हमें रुझान रखना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ आर प्रेफर्ड स्टॉक ठीक, पिकिंग के लिए। ओके। आशीष चतुर्वेदी जी, 4-5 चीजें आप क्या देखते हैं स्टॉक सिलेक्शन में? जी नीरज जी, तो सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लोजर दूंगा कि कोई भी स्टॉक या सेक्टर की चर्चा जो हम करेंगे वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल की, क्योंकि एक इंटेंट है किस तरह से हम स्टॉक पिकिंग करते हैं, सेक्टर पिकिंग करते हैं, उसके बारे में। तो नीरज जी, जैसे आप बहुत अच्छे कुक हैं और मैं देखता हूँ आपकी डिशेस आप बहुत बार करते हैं, और खासतौर पे अभय जी उस पर बहुत ही अच्छी कमेंट भी करते हैं, ये भी मैं देखता रहता हूँ। तो एक अच्छी डिश बनाने के लिए जैसे बहुत सारे मल्टी इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, और एक राइट सिलेक्शन, राइट क्वांटिटी में आप अगर से उस चीज को नहीं डालेंगे तो आपकी पूरी डिश जो है वो बिगड़ सकती है। तो मल्टी बैगर के लिए जब हम बात करते हैं तो कोई भी एक इंडिविजुअल चीज यहाँ पे काम नहीं करती, यहाँ पर पे बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है मैक्रो फैक्टर्स, जिसको हम बात करते हैं सेक्टर की टेलविंड, जिसके बारे में बात करते हैं। उसके अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी भी आ जाती है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी आ जाती है, सेक्टर इंडस्ट्री के आउटलुक के बारे में, सभी के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा। और दूसरा है आपकी खुद की इनहेरेंट कैपेबिलिटी, यानी तब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, और जहां पर पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि प्रमोटर की क्वालिटी कैसी है और आपके फाइनेंशियल रेशियोज क्या उस कैपेबिलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये दो चीज एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है किसी भी मल्टीबैगर को ढूंढने के लिए, जिसको हम मल्टीबैगर कहने के बजाय हम कहते हैं कि 25% कंपाउंडिंग स्टोरीज को ढूंढने के लिए, क्योंकि जो 25% कंपाउंडिंग लंबे समय तक करता रहेगा वो ऑटोमेटिक मल्टीबैगर बन जाएगा। अब इनमें दो कंपोनेंट है, एक है कि आपका अर्निंग का ग्रोथ आना, जो आप ईपीएस की बात कर रहे हैं। अर्निंग का ग्रोथ आने की वजह से शायद शेयर में उतनी तेजी आए जितने की अर्निंग ग्रोथ आ रही है। लेट्स से कि आपकी अर्निंग ग्रोथ 15% की है, तो हो सकता है शेयर का प्राइस 15% की ग्रोथ दिखाएगा। बट उसको 25% या 30% की अगर से ग्रोथ करना है शेयर प्राइस को, तो इसका मतलब है वहां पे पी की री रेटिंग होना एक बहुत जबरदस्त चीज है। तो ये दो चीज के कॉम्बिनेशन, ईपीएस का ग्रोथ अलॉन्ग विथ पी का एक्सपांशन, ये दो चीज जब होती है तब एक जबरदस्त मल्टीबैगर बनता है। इसमें हमने कुछ स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज 2016-17 में आइडेंटिफाई की थी, जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब आता है दूसरी बात है मैनेजमेंट क्वालिटी। तो एक अच्छे प्रमोटर की कंपनी, एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट की कंपनी, इसके अंदर आपको हमेशा देखने को मिलेगा एक बड़ी तेजी देखने को मिलती है। अब हम सेक्टर्स की बात करें तो हम ये देखते हैं कि क्या मार्केट शेयर जो कंपनी है वो गेन कर रही है क्या। मान लीजिए उसका मार्केट शेयर पहले 6% था और मार्केट का साइज उतना ही है, बट कंपनी अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही है, तो इसको मार्केट शेयर गेन कहेंगे। ये सिचुएशन में कंपनी एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग कैंडिडेट होता है। दूसरा, अगर से मार्केट का साइज भी बढ़ रहा है और कंपनी अपना मार्केट शेयर भी बढ़ा रही है, तो ये तो एक जबरदस्त डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसका मतलब है कि जो उसकी रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर में जबरदस्त री रेटिंग देखने को मिलेगी। दूसरा होता है शिफ्ट अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जाना। ये हमने देखा है पिछले अगर से 7-8 सालों की आप थीम देखेंगे तो जो ज्यादातर स्टॉक मल्टीबैगर बने वो बने क्योंकि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ एक बड़ा शिफ्ट हमें देखने को मिला। तीसरा है अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ी हो गई। जैसे कि हम कई सेक्टर्स में बात कर रहे हैं, चाहे अभी हम डिफेंस की बात करें, रेलवे की बात करें, या पहले स्पेशलिटी केमिकल की, तो ये वो सेक्टर है जहां पर सडनली एक नई अपॉर्चुनिटी आई और वो अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी थी कि जो भी प्लेयर्स थे उनको उसमें प्ले करने का एक बड़ा स्कोप वहां पर पे देखने को मिला। चौथा है कि कोई कंपनी इंडस्ट्री को बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रही है, तो वहां पर पे भी बड़े कैंडिडेट बनते हैं। अब मैं एक और पॉइंट पे ऐड करूंगा नीरज जी, कई बार हम बात करते हैं कि सिक्लिकल स्टॉक्स मल्टीबैगर नहीं होते। इस पे भी मेरा एक थोड़ा सा हमने स्टडी किया हुआ है काफी। तो मेरा मानना है कि सिक्लिकल स्टॉक को राइट टाइम अगर से आप कर सके सेक्टर को समझ के, तो सिक्लिकल स्टॉक्स के अंदर में भी बहुत अच्छे मल्टीबैगर्स बनते हैं, और वो कैसे ढूंढे जाते हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा शो की मतलब बेसिकली क्या सेक्टर की री रेटिंग हो जाए। जैसे बहुत सारे सिक्लिकल सेक्टर है, जैसे मेटल में भी होता है, तो वो 10 साल 5 साल 15 साल के उसमें एक री रेटिंग होती है, फिर वो बहुत बड़ी री रेटिंग होती है। सिक्लिकल को पकड़ना सही समय पर एक्चुअली उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सही समय पकड़ लिया तो वो मल्टीबैगर आपको दे के जाएगा। गुरमीत सर, आपके हिसाब से 3-4 पॉइंट जो एकदम बेसिक है जो आप देखते हैं स्टॉक सिलेक्शन में, फिर उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आगे। काफी सारे पॉइंट कवर किए मेरे साथियों ने। मैं तीन चार चीजें मैं सिंपल रखूंगा।
स्ट्रॉन्ग अर्निंग बढ़ती रहनी चाहिए। अब मैं इससे बोरिंग बोलता हूँ, जैसे एचडीएफसी को बोरिंग बैंक बोलते थे, 20% ग्रो करता रहा, उसका क्या आई थिंक गिनीज रिकॉर्ड है, शायद 48 क्वार्टर का रिकॉर्ड है 20% प्लस ग्रोथ का, अपने आप में रिकॉर्ड है। उसके साथ बेटर रिटर्न रेशियोज, आरओई अच्छा होना चाहिए, एक्सपैंड हो तो और अच्छा है। तीसरा, रियल कैश फ्लो होना चाहिए, बुक प्रॉफिट नहीं होना चाहिए खाली। और चौथा, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जो वेल्थ क्रिएशन होगा वो एपिसोडिक होगा और मैनेज हो जाएगा। और पांचवा, जो अभय जी ने भी एक बार बोला था कि पेशेंस थ्रू बिजनेस साइकिल्स, ये जो पांचों है ये फाइनेंशियल इंग्रेडिएंट है और एक एथिक्स वाला है। बट जो जो इंग्रेडिएंट जो स्टॉक को बना देता है 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, वो ये है कि जो भी ये बड़ा हुआ है, जैसे टाइटन है, वो वॉच वॉच कंपनी की तरह स्टार्ट हुआ था और ज्वेलरी बिजनेस में गया। और एक बार रतन टाटा ने बोला था कि बोर्ड को पूछा था कि इज इट अ वॉच कंपनी विच इज इनटू ज्वेलरी और अ ज्वेलरी कंपनी विच इज इनटू वॉचेस। बट तनिष्क के बोर्ड ने डिलीवर किया। उन्होंने उस जमाने में वो प्रॉब्लम सॉल्व किया कि फैमिली ज्वेलर्स डोमिनेटेड बिजनेस था और प्योरिटी एक इशू था। तो उन्होंने कैरेट मीटर लाना शुरू किए और लोगों को एक्सचेंज करने को बोला, अगर आपकी 19 कैरेट की भी है तो आप 22 कैरेट से एक्सचेंज करिए। तो जब आप एक डिसरप्शन करते हैं, एप्पल ने पहली बार टच फोन किया, क्योंकि पहले फीचर फोन्स की आदत थी नोकिया या ब्लैकबेरी में। तो एक जब आप सोल्यूशन देते हैं साथ में, अच्छे ब्रांड के साथ, इन फाइनेंशियल रेशियोज के साथ, तब ये मल्टी बैगर जो है स्टॉक बनता है। और एक जो मैंने चीज देखी है, आप देखिए कोई भी, बहुत सारे कंपनी ऐसी होती है जिसमें अर्निंग ग्रोथ आती है, कैश फ्लो आती है, पर जिसमें कंसिस्टेंसी आती है, तो जैसे एशियन पेंट्स है, जब आप कंसिस्टेंटली ग्रो करते हैं तो मार्केट को लगने लगता है कि ये गिवन है, फिर वो आपके पी मल्टीपल को रीरेट करता है। तो उस तरीके से फिर आपका जो जो पहला पहला ग्रोथ होता है स्टॉक का, वो अर्निंग ग्रोथ से होता है। और जब उसके बाद मल्टीपल टाइम्स आता है, वो पी एक्सपेंशन से आता है। जो नॉन कंज्यूमर बिजनेस है, पी क्योंकि कंज्यूमर बिजनेस के लिए यूज होता है, जो नॉन कंज्यूमर बिजनेस है उसमें हम जेस्टेशन पीरियड देखते हैं, कितना समय लगेगा टू पे बैक पीरियड बोलते हैं इसका, एक और टर्म है ईवी बाय एबिटा। तो आप देखेंगे कि जैसे भारती एयरटेल है, 12 का ईवी बाय एबिटा है, मतलब 12 साल में आप उसके एबिटा से उसकी एंटरप्राइज वैल्यू पूरी निकाल सकते हैं। तो पे बैक पीरियड कितना शॉर्ट है, कितना कंसिस्टेंट है, उस पे नॉन कंज्यूमर बिजनेस। बट ज्यादातर जो मल्टी बैगर बने हैं और लंबे समय तक बने, वो ज्यादातर कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस में और B2C बिजनेस में ज्यादा बने। ओके, तो ये कुछ अलग अलग हमारे जो फंड मैनेजर एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय है कि वो जब स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो क्या देखते हैं इसमें। जो डिमिस्टिफाई करना है हमें, जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो वो पेशेंस वाला पॉइंट जो ना, होल्ड वाला, वो तो बिल्कुल सही है। मल्टीपल देखना है, इंडस्ट्री आउटलुक देखना है, कैपिटल एलोकेशन देखना है, या छोटे ही बड़े बनते हैं। सर बहुत सारे बड़े और बड़े बने हैं। अभिषेक आपसे भी शुरू करता हूँ, एक एक पॉइंट इस पर सभी से मेरी राय चाहिए। क्या ये ज़रूरी है कि स्मॉल कैप ही मल्टीबैगर बनेगा? प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। आप जो मैं देख रहा था स्क्रीन पे जो एग्जांपल्स दिखा रहे थे अभी, ये सारे पहले स्मॉल कैप स्टॉक, स्मॉल के भी माइक्रो कैप होंगे मेरे ख्याल से, you know, बिल्कुल बिल्कुल। 1 रुपए पे इवन मेरे ख्याल में कोटक महिंद्रा बैंक भी कोटक महिंद्रा बैंक, स्मॉल कैप बैंक बिल्कुल था। बिल्कुल ये बड़े बने, बिल्कुल, मतलब बहुत नाम है ऐसे। और लेकिन हाँ, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने इसको तब लिया होगा जब इसका 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हुआ होगा, तब तो ये बड़ा स्टॉक था। पर आपको फिर समय देना पड़ेगा। मतलब ये क्या है, एक लेवल तक आप, मार्केट आपको रिवॉर्ड देता है रिस्क लेने का। आप अर्ली जा रहे हैं बिजनेस में, उसका मार्केट कैप कम है, आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, तो अगर आपकी कॉल राइट है तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर गलत है कॉल तो नुकसान भी होगा। पर इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप जितना जल्दी जा सकें किसी स्टॉक में उतना अच्छा है। अच्छा, जितना जल्दी जा सके मार्केट कैप से तय होगा या उसके बिजनेस बिजनेस प्रेजेंस। अब गुरमीत ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही अभी जो एंड में, कि ये ज़्यादातर मल्टी बैगर बनते हैं कंज्यूमर ओरिएंटेड सर्विसेज या प्रोडक्ट में। और ये नीरज जी, मैं दर्शकों को स्पेशली बोलना चाहूँगा कि इसके लिए आपको कोई बड़ा एक्सपर्ट फंड मैनेजर होने की भी ज़रूरत नहीं है। जब टाइटन ज्वेलरी बिजनेस बन रहा था तो आपके घर में आसपास के लोग बोलने लगे, अरे टाइटन का स्टोर आया, ये तो अच्छा काम करता है, मेरा फ्री में चेक कर देता है। जो मैं पुराने ज्वेलर से लाया उसने बोला 22 कैरेट है, ये तो 13 कैरेट ही निकला, तो ये वाला अच्छा है, इसके पास ही जाऊँगा। तो आप नाम सुनना शुरू कर देते हैं। एंजल ब्रोकिंग जब हमने लिया, 300 रुपए का स्टॉक था, अब 3000 का है, तो तब एक दिखने लगा था, ऑलरेडी लोग बोल रहे थे कि ये तो अच्छा है, ये तो कम प्राइस में ट्रेड करने देता है। तो आपने बिजनेस इनसाइट देखी जी, कि ये यहाँ पे स्केलेबिलिटी आ गई। स्मॉल थे, पर ये बहुत स्मॉल कैप उस टाइम थे। मतलब ये तो सब बढ़ गए। अब अपोलो हॉस्पिटल जैसे है, छोटा स्टॉक होता था। नहीं, मैं इसको ये ऐसे समझना की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी सेक्टर के अंदर कोई एक कंपनी है, वो छोटी है, मिड साइज की है, बड़ी, उस कंपनी
कि बढ़ने की कितनी प्रोबेबिलिटी है उस बिजनेस में, जैसे आपने जो नाम लिया। अच्छा, ये अगेन डिस्क्लोजर है, हाँ, कि किसी कोई भी buy स्टॉक का जो recommendation। नाम लिया जा रहा है कोई रिकमेंडेशन नहीं, समझने के लिए सिर्फ कि जब 300 रुपये का एंजल ब्रोकिंग बिक रहा था, लेकिन आपको ये लग रहा था कि डिस्काउंट ब्रोकिंग और ऑनलाइन ब्रोकिंग और तमाम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एल्गो वेल्गो सब चलेगा, तो ये स्टॉक के लिए आकाश है पूरा खुलने और के कोई लिए, था ही नहीं उसके स्पेस में। भले ही वो उसमें बड़ा भी रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें बड़ा Right? रहा, बिल्कुल ठीक ये बात है। जरूरी नहीं कि स्मॉल कैप ही हो। स्मॉल कैप इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन उसका मतलब उस टाइम पे 1000 करोड़ का है, हाँ। अब 17,000 करोड़ का हो गया, तो वो 1000 करोड़ का 17,000 करोड़ आसान है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 50,000 करोड़ की कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूं, वो 4 लाख करोड़ का होते होते ज्यादा समय लगा देगी, हो सकती है। वो मैं आपकी बात मानता हूं, इसमें कोई अच्छा, यहाँ पे जरूरी नहीं कोई सही होगा या कोई गलत होगा, बिल्कुल, ये सारी चीजें मार्केट diversify की करने की ब्यूटी जरूरत है। यही है। गुरमीत, क्या जरूरी है कि स्मॉल कैप ही मल्टीबैगर बनेगा? गुरमीत, सॉरी म्यूट हो गया था। क्या जरूरी है कि स्मॉल कैप या मिड कैप ही मल्टीबैगर बन सकता है, बड़े वाले नहीं बन सकते? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है नीरज जी की सिर्फ स्मॉल कैप ही मल्टी बैगर बने। आप देखिए वॉरेन बफेट ने जब एप्पल में निवेश किया था तो $400 बिलियन का वैल्यूएशन था। आज वहां से भी 9 गुना हो गया है, 3 ट्रिलियन हो गया है। तो मेरे हिसाब से साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कंपनी छोटी होगी, बड़े बढ़ेगी, नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा है, बट सिर्फ स्मॉल कैप बनेगा ये जरूरी नहीं है। साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है सोलार इंडस्ट्रीज, ये एक्सप्लोसिव बनाती है, और एक्सप्लोसिव में सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं। तो बिजनेस का एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा है। आज मुझे फंड्स मिलेंगे तो बॉम्ब बनाना 150 एकड़ में जंगल में शहर से दूर जाके एनवायरमेंट क्लियरेंस देना डिफिकल्ट काम। और उस कंपनी ने एक्सप्लोसिव के साथ फिर डिफेंस में जाना शुरू किया, वैल्यू एडेड चीजें बनाई। आज रॉकेट लॉन्चर्स बना रहे हैं, पिनाका रॉकेट्स बना रहे हैं। तो उन्होंने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है, जो आज से 7-8 साल पहले 20-25 करोड़ क्वार्टर का प्रॉफिट था, बहुत अच्छा माना जाता उस पर्टिकुलर स्पेस के लिए, क्योंकि इतनी डिमांड नहीं थी एक्सप्लोसिव्स की। माइनिंग में और कोल इंडिया मेन क्लाइंट। बट आप देखिए साइज बढ़ता गया, पावर की डिमांड बढ़ती गई। अभी कोल इंडिया ने उनको 3000 करोड़ का ऑर्डर दिया है, उनकी डिफेंस बुक 1000-1200 करोड़ की हो गई है। और बिजनेस में एंट्री बैरियर बहुत बड़ा है। हर बंदा एक्सप्लोसिव या बॉम्ब्स या वो नहीं बना सकता। गुरमीत, बड़ा पॉइंट बड़ा टेकन, कॉम्प्लेक्स पॉइंट टेकन सर, कि अपॉर्चुनिटी बड़ी होनी चाहिए, कि वो सेक्टर साइज ऑफ कितना बड़ा हो सकता है और उसके अंदर जो मछली है उस पॉन्ड के अंदर वो कितनी बड़ी और हो सकती है। अभिषेक, आप भी सहमत हैं कि ज़रूरी नहीं कि छोटी हो, अपॉर्चुनिटी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इसको मैंने एस्टेब्लिश करना है। कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, या सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, ये पॉइंट गुरमीत जी जो सब ये मेंशन कर रहे थे कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कोई स्मॉल एंड मिड कैप की कंपनी मल्टीबैगर होगी और लार्ज कैप नहीं होगा, वो बिल्कुल भी नहीं है। एक एग्जांपल मैं भी शेयर करना चाहूंगा बिफोर वी कम टू अ पॉइंट। अगर हम मारुति का प्राइसिंग देख ले तो 2017 के अंदर में मारुति ने जो अपना ऑल टाइम हाई टच किया था उस समय करीबन 9-9.5 के प्राइस पे, आज 2023 हो गया तब जाके आज 10,000 का जो है प्राइस है। तो आप बात कर रहे हो कि 6 साल में मारुति का रिटर्न क्या है, तो 6 साल में मारुति का रिटर्न सिंगल डिजिट में, और ये डेफिनेटली बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी लिस्टेड है। निफ्टी में ही एक और कंपनी है, और मैं कंपेयर उस तरह से कर रहा हूँ कि एक अच्छा नाम हो जो जिसने परफॉर्म किया है। आईटीसी को आप लीजिए, आईटीसी जो है उसी टाइम पीरियड में आप आईटीसी को प्लॉट कर लीजिए और आप देखिएगा आईटीसी का क्या रिटर्न है, वहां पे आप देखोगे वो मल्टीबैगर बना। ठीक है, सो पॉइंट बीइंग दैट ये मैटर करता है कि किस समय कहाँ क्या हो रहा है और किस पीरियड में हम क्या कंपेयर कर रहे हैं। अगर यही चीज हम 20 साल के डेटा पे देखेंगे तो चीजें बहुत अलग दिखेंगी, और 5 साल के डेटा पे देखेंगे तो बहुत चीजें लगेगी। इसलिए टाइम, जैसे मैंने कहा कि अनदर फैक्टर विच वन हैज टू सी, बट ये रैशनल बड़ा क्लियर स्टैब्लिश्ड है कि अल्टीमेटली आपको अपॉर्चुनिटी साइज, और उस साइज के अंदर में इंडस्ट्री में क्या हो रहा है और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है और गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है और ग्लोबल लैंडस्केप क्या है, सारी चीजें देखनी पड़ेगी। तभी जाके आप एक जो है स्टॉक में बने रह के एक मल्टीबैगर की जर्नी कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे जैसे मैंने कहा कि डबल डिजिट के रिटर्न्स के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें रहती है जो आप क्विकली एसेस कर सकते हो, मगर अगर आपको एक 3 डिजिट प्लस का रिटर्न बनाना है एब्सोल्यूट बेसिस पे, और वो भी उसमें भी मल्टी हम अप्लाई कर रहे हैं, सो दीज आर द थिंग व्हिच आर एसेंशियल। यू हैव टू स्टडी दीज थिंग बिफोर यू कैन रियली टेक अ बेट ऑन एनी इंडिविजुअल स्टॉक। ओके, आशीष चतुर्वेदी जी, एग्जांपल नाम न लेते हुए भी आप लोग समझ जाएंगे, आईटी का जो सबसे बड़ी कंपनी है, क्या वो मल्टीबैगर हो सकती है नेक्स्ट 10 ईयर्स में? मल्टीबैगर जब हम लोग कह रहे हैं एवरेज में मान के चलता हूँ, मतलब खुश होने के लिए कम से कम 10x होना चाहिए, ये नहीं वो डबल हो गया यार तो मल्टीबैगर हो गया, ये नहीं मानता मैं।
क्या आपको लगता है कि टॉप आईटी कंपनी जो है देश की वो मल्टीबैगर हो सकती है नेक्स्ट 10 ईयर्स में, या आपको जो मिड कैप में मिल सकती है अपॉर्चुनिटी वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रखती है? नहीं नीरज जी, जैसे इसमें बात बिल्कुल सही है कि अपॉर्चुनिटी साइज के ऊपर सारी बात डिपेंडेंट होगी। अब मान लीजिए बड़ी आईटी कंपनी जो है वो ट्रेडिशनल आईटी के प्रोडक्ट्स के अंदर में काम कर रही है, एआई पे या क्लाउड पे बहुत बड़ा उनका फोकस नहीं है, या उसका उसका प्रपोर्शन उतना बड़ा नहीं हो पा रहा है, तो उनका जो लीगेसी बिजनेस है वो कहीं ना कहीं उनको रोकेगा। और जब तक ये ट्रांजिशन नहीं होगा तब तक के हम ये कहना कि बड़ी आईटी कंपनी मल्टीबैगर बने ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर पे अर्निंग ग्रोथ आ सकती है बट पी की री रेटिंग वहां पर पे नहीं होगी जब तक के बड़े चेंजेस नहीं आएंगे। बट क्या लार्ज कैप कंपनीज मल्टीबैगर नहीं बन सकती? तो इस पे मेरा व्यू बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल बड़ी कंपनियां भी मल्टीबैगर बन सकती हैं। और एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे जब ये 2021 में हम शिफ्ट हो रहे थे ग्रोथ से वैल्यू की तरफ, तब आपने देखा होगा कि बहुत सारी वैल्यू की जो कंपनीज थी जिनको 2013 से लेकर ऑलमोस्ट 2020-21 तक किसी ने नहीं पूछा, कंसिडरिंग कि इन कंपनी ये एसेट हैवी कंपनियां थी, इनकी आरओई आरओसी अच्छी नहीं थी, और कहीं ना कहीं ये कंपनियां ग्रोथ फेज में नहीं थी। तो जब एक सेक्टर की बड़ी सेक्टर के अंदर में रोटेशन होता है, जब हम बहुत बात कर रहे थे ग्रोथ से वैल्यू क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग गए, तो आपने देखा कि पीएसयू बैंक का सिर्फ ईटीएफ की जो मैं बात करता हूं, जिसको मैंने 18-19 के लेवल पे आपके यहाँ पे काफी रिकमेंड किया, वो इंडेक्स 3 गुना हो गया लास्ट 2-3 सालों के अंदर में। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बड़ी कंपनियां वो नहीं होती, एक समय आता है जब उसके अंदर में एक सिग्निफिकेंट रीरेटिंग होने को नजर आती है। और उसके पीछे एक और बड़ा कारण था, सिर्फ इंटरेस्ट रेट की वजह से पीएसयू बैंक्स चले ये नहीं था, क्योंकि वहां पर पे हमने देखा आईबीसी आया, एनसीएलटी आया, इसकी वजह से जो एनपीए की जो साइकिल थी वो पीछे चले गई। और एक बार एनपीए साइकिल आपकी वापस उस तरह के एनपीए हाइटेंड एनपीए आप नहीं देखेंगे, तो मार्केट ने कहा कि भाई 0.3 0.4 प्राइस टू बुक क्यों दे हम पीएसयू बैंक को, इनको क्यों ना हम 1 टाइम प्राइस टू बुक पे करें या 1.2 टाइम प्राइस टू बुक पे करें। तो वहां पर पे दो चीज का बेनिफिट मिला, ईपीएस का अर्निंग का ग्रोथ तो मिला ही मिला इन कंपनीज को, साथ में इन कंपनीज के अंदर में आपका जो वैल्यूएशन की रीरेटिंग हो गई, प्राइस टू बुक की रीरेटिंग हो गई, उसके वजह से ये स्टॉक्स बड़े रिटर्न दिखाना शुरू किए। अब एक ईआर&डी स्पेस में एक कंपनी थी जिसको हमने काफी चैनल पे रिकमेंड किया था, बड़े ग्रुप की कंपनी थी। तो जब हमने इसको भी रिकमेंड किया, ये करीब 15,000 करोड़ का मार्केट कैप की कंपनी थी, और वहां से बढ़ बढ़ के 4-5 गुना ये कंपनियां हो गई। तो क्योंकि वहां पे साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी, हम बात कर रहे थे कि कैसे कार के अंदर में पहले टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट या आपका जो केस थीम जिसको हम कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये बड़ा एक ट्रेंड इमर्ज हो रहा था। तो ऑब्वियसली जो बाकी कॉस्ट है वो कम होगी और टेक्नोलॉजी लेड जो कॉस्ट है वो बढ़ते जाएगी, और जिसका एडवांटेज इन कंपनीज को मिलेगा। और ये हुआ तो आपने देखा कि मार्केट शेयर काफी इन कंपनीज को मिला, और 25 से 30% कैगर टॉप लाइन ग्रोथ इन कंपनीज के अंदर आई, जिसका रिफ्लेक्शन हुआ शेयर प्राइस। ये पॉइंट मैं आपका ले रहा हूँ, सारे लोग सही कह रहे हैं, अगेन मैं कह रहा हूँ कि सब सही होते हैं सब गलत होते हैं, लेकिन हिस्ट्री ये बताती है हमें कि अगर आपने स्मॉलर कंपनीज विद हाई विजन एंड प्रोबेबिलिटी को पकड़ा तो उसमें रियल मल्टीबैगर बनेगा 10x, 50x, 100x, 200x, 300x एंड 10,000x। वो चाहे बजाज फाइनेंस हो, चाहे वो कोटक बैंक हो, चाहे वो नवीन फ्लोरिन हो, चाहे वो एसआरएफ हो, हर एक की कहानी वही है कि उस समय जब आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसके साइज में मैटर ये करता है कि आप कितने बड़े तालाब की कितनी बड़ी मछली है जी। अगर आप तालाब बहुत बड़ा है और उसमें आप एक मीडियम साइज की मछली तो आपको बहुत फायदा होगा, लेकिन एक छोटा सा पॉन्ड है उसमें आप बहुत बड़े जायंट मछली है तो आप मल्टीबैगर हो ही नहीं सकते फिर, क्योंकि बढ़ने की गुंजाइश ही नहीं है आपके पास। तो जो आप लोग सारे लोग कह रहे हैं उसमें डिसएग्रीमेंट नहीं है, उसका निचोड़ ये है कि उस सेक्टर की इनसाइट आपके पास है क्या, कि वो सेक्टर यहाँ से कितना बड़ा हो सकता है, और उसमें फिर आपने एक अच्छी कंपनी ढूंढी। अब अच्छी कंपनी स्टार्ट है, कंडीशन अप्लाई की, क्या अच्छी कंपनी होती? गुरमीत आप इशारा करें, क्विक कमेंट दीजिए, फिर बातें हम। नीरज, ये मैं आपको एक डेटा देता हूँ। हिंदुस्तान में पिछले दशक में 500 में से टॉप 500 में से 100 स्टॉक्स 10 बैगर बने। तो जस्ट टू, तो जरूरी नहीं है कि साइज छोटा हो, और ये रेशियो नैस्डैक का सिर्फ 13%, इंडिया का 21 है और चाइना का सिर्फ 4%। क्योंकि देश में साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है बहुत सारे सेक्टर्स में, तो इसलिए हम कई बार ऑब्सेस हो जाते हैं कि हमें 100 बैगर ही चाहिए, और उस चक्कर में हम गलत रिस्क भी लेते हैं। छोटी कंपनी में रिस्क भी आता है, तो और पहले नहीं पता होता है कि क्या मल्टी बैगर बनेगा। तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम चारों जो बात कर रहे हैं प्रोसेस की कर रहे हैं, पहले से नहीं पता होता है, बट ये जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उसमें से शायद कुछ एक चीजें निकल के आ जाती है जब आप कुरकुरे बनाते हैं।
तो साइज डज एंड डज नॉट मैटर, दोनों एक साथ लेके चलते हैं क्या? मतलब आई थिंक निचोड़ यही है कि आप अगर प्रोसेस आपका राइट है तो बड़ा छोटी हो या बड़ी हो मल्टीबैगर बना सकते हैं आप। अब आते हैं कि आपने कहा कि नहीं प्रोसेस राइट हो और अब अच्छी कंपनी आप ले रहे हैं। अच्छी कंपनी क्या होती है? तो बहुत ही मतलब वैल्यूड कमेंट है। जी अब अच्छी कंपनी को मैं जोड़ के कमेंट लेता हूँ। अच्छी कंपनी जब आप ढूंढने जाते हैं उसमें आप दो चीज़ देखते हैं, मतलब आप एक्सप्लेन करिएगा कि मैनेजमेंट की सोच क्या है और वो सेक्टर कितना बड़ा हो सकता है। मैं एक बहुत फेमस उदाहरण देता हूँ कि अपने मुंबई में वर्ली दादर के बीच में एक बड़ा पाव वाला है, बहुत अच्छा बड़ा पाव बना था, लेकिन वो एक्सपैंड ही नहीं कर सकता क्योंकि उसकी लिमिट उस ज्योग्राफी में फंस गई है। बिल्कुल। तो अगर आप बहुत अच्छी कंपनी है लेकिन आपकी स्केलेबिलिटी नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बो में आपका क्या व्यू है कि मैनेजमेंट और उस सेक्टर की या उस बिजनेस की बढ़ने की क्षमता? जी तो एक सबसे बड़ा, जैसे आई थिंक आशीष जी ने भी कहा था, एक जो मैक्रो है उस सेक्टर का वो क्या सपोर्ट कर रहा है ग्रोथ के लिए। तो आप देखिए ग्रोथ का जो अभी एरियाज है, पहले भी थे, हेल्थ केयर है इंडिया में, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स है, ये हमारे सामने प्ले आउट हो रहे हैं। तो एक है बहुत ज़रूरी कि आइडेंटिफिकेशन की जो सेक्टर है उसकी क्लियर ग्रोथ रनवे क्या है, चेंज ऑफ डेमोग्राफिक्स, चेंज ऑफ रेगुलेशंस के अभिषेक ने कहा, या फिर किस वजह से कोई वजह ऐसी इमर्ज हो रही हैं कि एक नया सेक्टर इमर्ज हो रहा है और वो सेक्टर बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, कंज्यूमर डिमांड चेंज हो रही है, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं और उस स्पेस में वो कंपनी इनोवेट कर रही है। इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितनी भी कंपनीज आपने दिखाई अभी, सब ने प्रोडक्ट, चाहे पुराने सीमेंट हो, पुराना प्रोडक्ट एकदम पुराना, सोना पुरानी हज़ारों साल पुरानी प्रोडक्ट, पर उसमें भी इनोवेशन किया। उसमें भी उन्होंने कहा कि कैसे इसका प्राइस कम करें, इसको ज़्यादा अच्छा बनाएं, इसको कस्टमर तक कैसे अच्छे से पहुंचाएं, कैसे कस्टमर सर्विसिंग करें। तो एक से प्रोडक्ट ही नहीं, ये कंपनी का जो मैनेजमेंट देखते हैं तो देखते हैं कि सब साइकिल पे कस्टमर का जो ब्रांड बना रहे हैं आप अपना, वो कस्टमर कैसे देख रहा है। वो कह रहा है कि हाँ ये तो है टाइटन, तो मैं आंख बंद करके ले लूंगा, HDFC बैंक में मैं आंख बंद करके पैसे डाल दूंगा, चाहे 4% दे या 2% दे। तो ये एक मैनेजमेंट का पूरा व्यू क्या है बिजनेस मैनेजमेंट पे, क्या वो टैलेंट अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, अच्छे लोग अट्रैक्ट कर पा रहे हैं इंडस्ट्री से, उनका रिटेंशन रेट क्या है उन लोगों का, ग्रोथ मैनेज करने के लिए लोग चाहिए। तो आपको HR पॉलिसीज आपकी क्या है, आपका IT टेक पे क्या फोकस है, क्या कमिटमेंट है, क्या बजट है उसका, सिर्फ आप कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं एक्चुअली। तो ये मैनेजमेंट को डिफाइन करता है कि वो कितना ग्रोथ ओरिएंटेड है इन एन एनवायरनमेंट विच इज़ वेरी पॉजिटिव। पूरे धंधे में आपकी पकड़ क्या है? पूरे धंधे में पकड़ आप कितना समझते हैं उसको? बिल्कुल, और क्या डिजायर है, मतलब एक वो डेयरिंग होनी चाहिए जिसको मैं कहूँ ना कि आप विदाउट टेकिंग रिस्क, बिजनेस में भी हम तो स्टॉक का रिस्क ले रहे हैं, वो तो बिजनेस बिजनेस का रिस्क ले रहे हैं, तो उसकी क्या एबिलिटी है रिस्क लेने की और उस पर डिलीवर करने की, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर एक कमेंट और लेते हैं फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। अभिषेक अग्रवाल, ये जो पॉइंट है कि मैनेजमेंट की सोच, उसकी समझ इतनी होनी चाहिए कि वो धंधे के हर चीज़ को बहुत अच्छे समझता है। काउंटर इसका ये है कि मान लीजिए कोई बहुत राइजिंग सेक्टर है, उसमें एक थोड़ा कम तेज तर्रार मैनेजमेंट है, तब भी सेक्टर इतना अच्छा है कि स्टॉक चली जाएगा। दोनों तो एक साथ नहीं चल सकते। आप किसके फेवर में हैं? नहीं, मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है कि मैनेजमेंट की होल्डिंग कैसी है कंपनी के ऊपर, बिकॉज अल्टीमेटली उसी पे ही आपकी स्केलेबिलिटी आएगी। अगर आप एप्पल को, जैसे कई एग्जांपल्स में एप्पल आता है, अगर आप एप्पल को देखेंगे तो एप्पल हर साल सेक्टर लीडर रहा और पिछले 10 साल से रहा। अब वॉरेन बुफे की बात करते हैं। वॉरेन बुफे ने जब इस कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया, शायद 500 या 600 बिलियन डॉलर की उस समय एप्पल थी, तो उस समय भी वर्ल्ड की मोस्ट सबसे बड़ी कंपनी थी। ठीक है, तो फिर वैल्यूएशन यहाँ पे कहाँ रहा? फिर बात तो ये आ गई कि मैनेजमेंट क्या था, उसके पास प्रोडक्ट लाइन क्या थी और सेक्टर को उसने कैसे एक्सपांड किया। ये भी पॉसिबल है, जरूरी नहीं है कि आपको प्लेटर पे ही सेक्टर मिल जाएगा जो एमर्जिंग है। कई बार डिमांड ही बढ़ती चली जाएगी और आपका स्ट्रॉन्ग फुटिंग उस बिजनेस का कैसा है कि आप हमेशा ही लीडर रहोगे और आप उनको डिस्प्लेस नहीं कर पाए, वो इंग्रेडिएंट्स तो मैनेजमेंट से ही आते हैं। तो यहाँ पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि मैनेजमेंट तगड़ा होना चाहिए, उसका विजन होना चाहिए एंड कॉम्पिटिटिवनेस होना चाहिए, जो कि अगेन हमारे जो साथी हैं वो यही बोल रहे हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंट कॉल रादर देन जस्ट पिकअप। आप डेफिनेटली वहां पे भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, मगर हमारा मुद्दा यहाँ डिस्कशन का मल्टी बैगर है। मल्टी बैगर लाने के लिए तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका जो रिटर्न का डिफरेंस आएगा वो बहुत बड़ा आएगा सेकंड केस सिनेरियो में जो अभी आपने मेंशन किया।
ये पॉइंट, मैं ब्रेक पे जाने से पहले ये पॉइंट प्रूव करने के लिए मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ कि इंडिविजुअल की कितनी वैल्यू है, कितना इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में एक सज्जन ने इस्तीफा दिया, स्टॉक 30% नीचे है। एक सज्जन ने ज्वाइन किया, स्टॉक 30% ऊपर है। हम लोग ये क्वेश्चन न्यूज रूम में हमेशा करते थे कि आदमी बड़ा या सिस्टम, कंपनी से बड़ा आदमी हो गया कि उसके जाने से स्टॉक 30% करेक्ट हुआ है। सबको मालूम है, नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उस कंपनी की बदनामी होगी, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो आदमी कंपनी को रन कर रहा है, वो भले ही मालिक हो या सीईओ हो, उसका होल्ड कितना है बिजनेस में, ये जरूरी। अच्छा मान लीजिए सेक्टर ही बहुत जबरदस्त है तो कोई भी आदमी चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं एग्जैक्टली, तो फिर उसमें भी आपको फायदा तो उसका उठाना आना चाहिए ना। एक्चुअली अब मोबाइल फोन है वो तो चला ग्लोबल सेक्टर, और नोकिया जैसी कंपनी थी, लीडर थी, तो वो तो नहीं मल्टीपैकर, वो तो बंद हो गई। पर एप्पल क्यों आ गया उस समय? क्योंकि कोई एक आदमी ड्राइव कर रहा है। एग्जैक्टली तो वही वो डेयरिंग होनी चाहिए कि जो पुराना है इसको, मैं जैसे अभी भी हमारे पैनल में किसी ने कहा डिस्ट्रक्शन होना चाहिए, तो वो एक डेयरिंग है वो मैनेजमेंट की जो बिजनेस बनाती है, वो डेयरिंग के बिना आप नहीं बना सकते। टेस्ला की ताकत इलान मस्क है। अब बाकियों को देख लीजिए आप, टेस्ला एक तरफ, उसकी मार्केट कैप बाकी सारी ऑटो कंपनी से ज्यादा है, तो वो क्यों है? वो उसका एग्जैक्टली तो वो सोचना जरूरी है कि किसी ने फोर्ड कहा कि तो बड़ी सस्ती है, जीएम ले लो बहुत सस्ता है, टोयोटा ले लो। जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा बनाया नोकिया, है ना, कोई एक व्यक्ति रहा होगा जिसने सोचा बनाया, बाद में वही कंपनी क्या हाल हुआ, कोडक का क्या हाल हुआ। तो इसीलिए मैनेजमेंट पे बहुत फोकस, हमने ओपनिंग में कहा था कि मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। उसके आंख में सपने होने चाहिए, पेट में आग होनी चाहिए कि मुझे अपनी कंपनी को बहुत बड़ा बनाना है, और उसके लिए लगातार काम करता रहे। अभी इस पर 2 लोगों के व्यू और लेंगे, छोटा सा ब्रेक, लौट के तुरंत आते हैं। बातचीत हम आज कर रहे हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक कैसे चुनें, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप चुन सकते हैं। इस शो को देखने के बाद तो मैं पक्का यकीन कर सकता हूं कि आप बिल्कुल करीब होंगे उसके। हमने अभी बात की ब्रेक से ठीक पहले कि मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी है या सेक्टर में आग लगी हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। 2 लोगों को कमेंट आ चुके, 2 इस फेवर में है कि नहीं मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, सॉलिड, उसमें कोई ऑप्शन आपके पास नहीं। गुरमीत बहुत क्विक कमेंट, मैनेजमेंट या सेक्टर? दोनों। आप देखिए हाँ बताइए। पावर सेक्टर आप देखिए नीरज जी, सीजी पावर जैसे ही मुरुगप्पा ग्रुप में आया, हाँ तो ठीक है कंपनी का टर्न अराउंड है, एक आप रेपुटेशन कैरी करते हैं। यही आईसीआईसीआई बैंक में जब संदीप सबरवाल जी आए तो री रेटिंग हुआ स्टॉक का, आईटीसी का री रेटिंग हुआ। एचडीएफसी में आप देखिए आदित्यपुरी के एग्जिट के बाद बहुत सारे चैलेंजेस हुए। तो लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, सारथी है, जो सेक्टर है वो रथ है, तो रथ अगर चल रहा है और सारथी ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम। तो क्या मेरे उदाहरण हिसाब से दिया है? दोनों जरूरी है, साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी जरूरी है, और साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना बहुत जरूरी है। हम कई बार ना कैरिड अवे हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रमोटर्स अच्छा करते हैं, फिर रॉन्ग कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस लेते हैं। जैसे जी देखिए, बहुत अच्छा कर रहा था पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप नॉन रिलेटेड सेक्टर्स में आप घुस गए। कुछ कंपनी ज्यादा डेट ले लेती है इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन के चक्कर, वो गड़बड़ हो जाता है। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पायलट ऑफ द शिप भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना शिप। बिल्कुल भाई। अब एक और राय ले लेते हैं, चतुर मोहता जी, रथ और सारथी दोनों, क्योंकि आपको फरारी दी जाए तो क्या दिक्कत है, चलती जाएगी बढ़िया शानदार, या किसी बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर को मारुति 800 दे दो, वो फरारी की तरह चला देगा उसको, या दोनों चाहिए आपको? बिल्कुल, तो नीरज जी जो मैंने शुरुआत की वो यही बात की कि मैक्रो और कंपनी की इनहेरेंट कैपेबिलिटी, ये डेडली कॉम्बिनेशन है, इसके बिना नहीं बनेगा। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जब स्पेशलिटी केमिकल की तेजी शुरू हुई, तो उसमें कुछ कंपनियां थी जिनको मार्केट ने 40-45 टाइम का पी मल्टीपल देना शुरू कर दिया, 10-11 के पी मल्टीपल की शुरुआत करके। तो वो सब कंपनियां कोई 7 गुना हुई, कोई 8 गुना हुई, कोई 9 गुना हुई, और जैसी साइकिल में आपकी डी रेटिंग शुरू हुई क्योंकि ग्लोबल कंसर्न शुरू हुए, तो आप देखिए जो अच्छी कंपनियां थी उनका करेक्शन मात्र 10-15-20% पे आकर वो कंपनियां रुक गई। बट उसी सेगमेंट में जो दूसरी स्पेशलिटी केमिकल कंपनियां थी, वो कई कई कंपनियां ऐसी है जो 50% 60% आपका इरोजन कर गई। तो इसका मतलब क्या था कि जहां सेक्टर आपका खराब होगा, तब भी अगर से मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि उस खराब पीरियड को अच्छी तरह से सर्वाइव कर सके, उस बैड साइकिल को सर्वाइव कर सके, ऐसे मैनेजमेंट को मार्केट हमेशा बड़ा री-रेटिंग कैंडिडेट मानेगा, और वहां पर पे पी मल्टीपल आपके कंटिन्यूअसली बढ़ेंगे। तो ये देखना, इसलिए मैंने कहा मैक्रो और माइक्रो। अब आपसे मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं
केबल्स और वायर्स हमारा एक पुराना सेक्टर था जिसकी हम करीब 3 साल 4 साल से बाद कंटिन्यूस बेसिस पे कर रहे हैं। अब इसके अंदर में क्या हुआ कि 70% जो था एक समय पे अनऑर्गेनाइज, 60% करीब करीब ऑर्गेनाइज मार्केट था, 40% अनऑर्गेनाइज मार्केट था। अब हो क्या रहा है कि ऑर्गेनाइज जो है वो अनऑर्गेनाइज को तो खा ही रहा है, ये तो एक ट्रेंड चल ही रहा है। उसके अंदर में भी हमने एक देखा कि सेक्टर के अंदर में भी जबरदस्त ग्रोथ आ गई, क्योंकि जीडीपी का ऑलमोस्ट 2 टाइम्स वायर एंड केबल की ग्रोथ आती है। तो अगर से जीडीपी 7% पे ग्रो होने वाली, तो ऑलमोस्ट 14-15% का केबल एंड वायर के अंदर में ग्रो हो रही है। तो सेक्टर 14-15% पे कंपाउंड हो रहा है, उसके अंदर भी ऑर्गेनाइज प्लेयर 20-22% पे ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज का मार्केट शेयर खा रहे और हैं। अगर तेज तर्रार मैनेजमेंट होगा तो उस सेक्टर के अंदर बदलती हुई थीम को पहचान लेगा। जैसे जिस सेक्टर का आप नाम ले रहे हैं उसमें नेक्स्ट बिग थिंग ये है कि हाई टेंशन वायर में कौन आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि कम से कम 7 लाख किलोमीटर की हाई टेंशन वायर लगनी है अंडरग्राउंड। अब इसको जो पकड़ेगा वो फायदा उठाएगा। अभी ज़्यादा डिस्कशन नहीं दूंगा, नहीं तो आदमी कहेगा सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं। एक और चीज़ है, मल्टीपल बहुत देखते हैं लोग, पी देखो 10 से नीचे वाला तो सस्ता है, 10 से ऊपर वाला तो महंगा है। मानते हैं आप इसको, या कॉन्ट्रेरियन जाना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है? मैं इस पे आता हूँ। मैं अगर आप मुझे अलाउ करें, मैं 1 मिनट के लिए आपकी हाँ, बोलो पुरानी ना। बात पे जा, जो मैनेजमेंट की आपने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि फेरारी का ड्राइवर है, फेरारी चला रहा है, उसको मारुति के ड्राइवर को फेरारी दे दो तो वो चला लेगा। एक इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए कि फेरारी अगर दे दे मारुति के ड्राइवर को, तो वो डेफिनेट फॉर्मूला है मेरे हिसाब से डिजास्टर का। फेरारी वाला ड्राइवर जो है वो मारुति चला लेगा। पर एक आपको ये भी देखना है कि मैनेजमेंट चेंज हुआ, आप फेरारी चला रहे हैं, फेरारी को बैक कर रहे हैं, पर उसमें मारुति का ड्राइवर आगे बैठ गया। तो ये वापस आपको बताता है मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी। मैं जितना समझता हूँ, आप लोग ज़्यादा मुझसे ज़्यादा जानते हैं इस सेक्टर में, मुझे लगता है कि वन एंड सिंगल ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट के आंख में सपने हैं तो वो कंपनी को कहीं भी ले जा सकता है। अगर वो मीडियोकर हुआ तो बड़ी बड़ी कंपनी को जमीन पर एग्जांपल दिया सीजी पावर, क्लासिक एग्जांपल। एग्जाम्पल है। तो अभी वो एक मारुति थी, उसमें अभी फेरारी P के आ गए। अच्छा, P मल्टीपल के आ गए। देखेंगे क्या आप? तो मल्टीपल में क्या है, हम वैसे मल्टीपल क्यों देखते हैं हम? क्योंकि क्या लेना मल्टीपल से? हम मारवाड़ी हैं इसलिए हाँ बताइए। हमको 1 रुपए की जो चीज़ है वो 50 पैसे में चाहिए। तो इसलिए एक डिज़ायर ये हमेशा रहता है कि आप एक ग्रोथ स्टॉक का वैल्यूएशन जो दे वो वैल्यू स्टॉक का दे, क्योंकि वो कंसेंसस में नहीं है। कोई देखना, लोग डिवाइडेड है कि नहीं यार ये नहीं चलेगा, ये तो बहुत जल्दी है, ये मैनेजमेंट ऐसा है, टेस्टेड नहीं है। वो ठीक बात है, ठीक रीजंस हैं नहीं लेने के, पर रिसर्च वही है जो आपको कन्विक्शन देता है जब दूसरे कन्विंस नहीं है, क्योंकि तभी आपको एक लो वैल्यूएशन वाला अपॉर्चुनिटी मिलती है, लो वैल्यूएशन वाला स्टॉक मिलता है। और जब तक वो कंसेंसस बनता है बाहर जाके कि ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, तब उसका मल्टीपल इतना बढ़ जाता है। जैसे आशीष जी ने कहा कि तब मैरिज होती है एक हाई मल्टीपल और हाई अर्निंग्स ग्रोथ की, तब आपका 5-10 बैगर निकलता है। तो इसके लिए वैल्यूएशन है, लो पी मल्टीपल, वो आपका एडवांटेज है। पर अगेन मैं ये कहूंगा कि मार्केट में कोई भी एक फॉर्मूला नहीं है। तो देयर आर एग्जांपल्स, जैसे अपोलो हॉस्पिटल हमारे पोर्टफोलियो में 8-10 साल से है, हमेशा महंगा है, पर वो बन गया 10 बैगर। ये मेरा अगला सवाल था कि ये जो आपने कहा ना कि मैं मारवाड़ी में मल्टीपल देखूंगा, डिक्सन भी है हमारे पोर्टफोलियो में, डिक्सन भी है। वो तो अब इसीलिए मैं कहता हूँ कि नीरज जी एक चीज से बांध लेना अपने आप को वो बड़ा मुश्किल है मार्केट में। मैं प्रेफरेंस बता रहा हूँ। हाँ, कि सस्ते में मिले तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिले पर फिर भी मुझे रिटर्न दिख रही है तो मैं फिर भी लेने को तैयार हूँ। एक्चुअली हर आदमी, जैसे गुरमीत आपने कहा कि एप्पल में भी उस समय लोगों ने निवेश किया जब काफ़ी बड़ा हो गया था वो। आप वैल्यूएशन देखते हैं, आप मल्टीपल देखते हैं कि यार मल्टीपल सस्ता ही होना चाहिए, एंट्री के लिए तो ज़रूरी है, आप मानते हैं ऐसा? एक कहावत है राकेश झुंझुनवाला जी की, हमारे की यू नो धारावी है, पेडर रोड है। तो अच्छी चीज अच्छी चीज थोड़ी महंगी मिलती है। और मेरा ये मानना है कि रीजनेबल होना चाहिए। देखिए बहुत लो पी भी कई बार खतरे की निशानी हो सकता है नेगेटिव रीजन भी हो। एक ग्रोथ रीजनेबल मल्टीपल पे हो तो वो आइडियल कॉम्बिनेशन है। अब जैसे एशियन पेंट्स है, 2002 में 10 करोड़ प्रॉफिट था, आज 1000 करोड़ करता है। तो लोग देखते हैं एशियन पेंट 100 बैगर हो गया, उसका प्रॉफिट भी 100 टाइम्स हुआ। तो मुझे लगता है ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रोथ से ज्यादा कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। और उसमें अगर आपको वैल्यूएशन थोड़ा रीजनेबल मिल जाए तो सोने में सुहागा। और क्या है कि अच्छी कंपनीज में एक और मल्टीपल होता है, प्राइस टू गवर्नेंस। जो मैनेजमेंट अच्छा होता है तो गवर्नेंस का प्राइस मिलता है। वो एशियन पेंट्स हो, एचडीएफसी बैंक हो, पिडिलाइट हो, एक गवर्नेंस मैनेजमेंट को में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इस पे ये एक पहला पॉइंट है जिसपे सारे लोग
खुले दिल से सहमत हैं। बाकी तो पी पे भी है। बड़ा क्विक कमेंट चाहिए मुझे। आशीष चतुर्वेदी, मल्टीपल देखते हैं आप, ये आप देखते हैं कि नहीं धंधा बढ़िया चल रहा है, अभी मल्टीपल तो आते जाते रहते हैं, कहाँ नीचे आता है? अभी 3 के मल्टीपल पे ओएमसी मिलता है, कोई लेता है क्या उसको? 2.5 पे, 3 पे, प्राइस टू सेल्स, हाँ नहीं, मार्केट कैप टू सेल्स तो उनकी 0.1 पे है, फिर भी कोई लेने को तैयार नहीं है। तो मल्टीपल क्यों देखते हैं इतना? वेरी क्विक कमेंट। पी को प्राइस अर्निंग के साथ में हम पब्लिक इंथुसियाज्म भी के तौर पे भी देखते हैं। और पब्लिक इंथुसियाज्म बढ़ता है तो भाई मल्टीपल महंगा हो जाता है। बट नीरज जी, जो इम्पोर्टेंट बात है हम जो देखते हैं वो है, हमारे लिए पी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पी का ग्रोथ के सामने कंपटीशन, जिसको हम पीजी रेशियो बोलते हैं। तो अगर से एक कंपनी 35 के पी मल्टीपल पे और अगर से वो कंपनी 20-25% ग्रो हो रही है तो हमारे हिसाब से वो सस्ती है। और अगर से एक कंपनी 10 के पी मल्टीपल पे और ग्रोथ नहीं है तो मेरे हिसाब से तब भी वो महंगी, 10 के पी मल्टीपल पे भी महंगी है। तो पी को हमको ग्रोथ के साथ देखना है। और दूसरी चीज मैं बहुत बार जो गुरमीत जी ने भी बात की, कैश फ्लोस को देखना है। सिर्फ प्रॉफिट की ग्रोथ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी कैश फ्लो जनरेट करना चाहिए। क्योंकि अगर से सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट हो गया तो आप कंपनी के पास कैपिटल नहीं होगी, पैसा कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल या कहीं पे ब्लॉक है, वो कंपनियां नहीं। कैश फ्लो पे भी बहुत ज्यादा फोकस रहता है। तो 2 फैक्टर हम क्लियरली देखते हैं, एक तो पीजी यानी अर्निंग डिवाइडेड बाय ग्रोथ, अगर से ये रेशियो ठीक है और साथ में कैश फ्लो जनरेट हो रहा है तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल हेल्थ इस कंपनी की है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ने की अच्छी रहती है। अभिषेक अग्रवाल जी, इस विषय पर आपका क्या कहना है? मल्टीपल कितना जरूरी है? तो नीरज जी, मेरे हिसाब से जो ये वैल्यूएशन मल्टीपल्स है, चाहे वो कोई भी रेशियो हम कोई भी लेवल पे कंपेयर करें, ये एक तरह का आपको एक प्राइस एंट्री पॉइंट के लिए हेल्प कर सकता है कि आप इसको कैसे देखें। अगर आप एक हिस्टोरिकल वैल्यूएशन कंपनी के देखें, उसके सामने करंट लेवल पे वो कंपनी कहाँ खड़ी है, राइट? टिपिकली जो भी वैल्यूएशन मल्टीपल हम सब देखते हैं ना, वो 1 साल की होती है। अब आप 1 ईयर फॉरवर्ड देख रहे हो या 2 ईयर फॉरवर्ड देख रहे हो, उसके आगे की कोई विजिबिलिटी होती नहीं सब तरह की रेशियो की। मल्टीबैगर में मैंने इनिशियली कहा था कि मल्टीबैगर को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। तो अगर आपका व्यू 3 से 5 साल का है तो ये रेशियोज ऑनेस्टली आपको सपोर्ट नहीं करेंगे थीसिस बिल्डिंग में। ये सिर्फ आपको जिस समय आपने ये सारे फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए हैं इस 1 घंटे के शो में, वो सारा असेस करने के बाद जब आपका मान आप बना ले तो मानसिक कि भई अब मैं हम ये फलाने स्टॉक के अंदर में एंट्री लेनी है, तो आप ये वैल्यूएशन को उस समय देखोगे कि कितना महंगा और सस्ता है हिस्टोरिकल बेसिस पे। सो वहीं तक है। मेरे लेवल पे इसका महत्व एक लेवल तक ही सीमित है, बट इसी से ही परचेज डिसीजन डिसाइड होगा। आंसर इज ओके। तो इस चर्चा में जो 3-4 पॉइंट निकल के आए हैं जो हमने डिस्कस किए, वो मैं आपके सामने एक बार रिकैप कर देता हूं कि बिजनेस और उसकी जो स्केलेबिलिटी है उस सेक्टर और उसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 पे इसको रखना है कि अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और उस सेक्टर में काम कर रहा है जहाँ पे बहुत सी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप एक सही चुनाव करने जा रहे हैं। दूसरा, कंपनी का साइज। अब इसमें 2 व्यू हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, अभय जी कह रहे हैं कि साहब छोटी कंपनी पकड़ोगे तो ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि उसके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होंगी। लेकिन साथ में काउंटर ये भी है कि ऐसा बहुत सारे इतिहास में उदाहरण है कि बड़ी कंपनियां भी मल्टीबैगर बनी है। तो साइज बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, ये बिल्कुल नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। दोनों आप देख सकते हैं। अगर बेटर है कि आपको छोटा साइज मिल जाए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि छोटा नहीं मिल रहा है तो मैं बड़े वाली कंपनी लूंगा ही नहीं क्योंकि तो साइज ही नहीं उसका, तो ये भी नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि सेक्टर में आपका क्या प्ले है। तीसरा पॉइंट है कि जो पी मल्टीपल या कॉन्ट्रा कॉल है, ये एक एंट्री पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्योंकि आज मान लीजिए कोई 20 के मल्टीपल पे है, वो इसलिए है क्योंकि उसमें लोग 4 के मल्टीपल पे घुसे थे, इसलिए वो 20 पहुंच गया। अभी कल को जब से उसकी 3 साल बाद अर्निंग बढ़ेगी, फॉरवर्ड अर्निंग आप देखो तो वो फिर आपको सस्ता दिखेगा। तो जो अभी अग्रवाल जी ने समझाया कि आपको उसकी अर्निंग ग्रोथ भी देखनी पड़ेगी कि किस तरह से जा रहा है, तो मल्टीपल चेंज होते रहेंगे। तो मल्टीपल एक सिंगल एंट्री पॉइंट नहीं हो सकता। हाँ, जिस समय आप ले रहे हैं तो अगर कोई आपको 10 के नीचे के मल्टीपल मिल गया और बुक पे कैश भी पड़ा है तो आपको एक बड़ा कंफर्ट आ जाता है कि हाँ देखो पैसे भी हैं और सस्ता भी मिल रहा है। ऐसे स्टॉक ढूंढने से आपको मिल सकते हैं। नेट इसका जो एक लर्निंग, एक लेसन है जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि होल्ड 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 टिल इट बिकम्स मल्टीबैगर। अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। आप एक स्टॉक खरीदेंगे, सब कुछ आपने लगाया, आपने खरीदा, वो 2 गुना हुआ, आपने बेच दिया क्योंकि आप होल्ड नहीं कर रहे हैं। किसी ने 3 गुने बेच दिया और बाद में 10 साल बाद लगा कि यार ये तो 50 गुना हुआ है। तो पहला जो और आखिरी या ओवरऑल है कि आपको पेशेंटली उसको होल्ड करना है, रोकना है। और जब आप डिसीजन ले रहे हैं ये होल्ड करेंगे आप इसको, उससे पहले आपको ये सब लगाने हैं। बिजनेस कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, बिजनेस सही चल रहा है कि नहीं चल रहा और स्केलेबिलिटी कितनी है। ये सारे फैक्टर अगर आप लगाते हैं
तो मुझे लगता है कि आपको एक मल्टी बैगर ढूंढने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए और मल्टी बैगर ढूंढे जा सकते हैं। मैं इस थ्योरी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि बाद में पता चलता है कि बजाज फाइनेंस 8,000 का हो गया, पहले 2 रुपये मिल रहा था। ये गलत थ्योरीज है। अगर निफ्टी में ये थ्योरी नहीं लग रही है तो स्टॉक में क्यों लगा रहे हैं आप? अबे जी, एक लाइन में कोई वन लाइनर देंगे आप? नहीं, आई थिंक पेशेंस इज़ द की। आप आइडेंटिफाई कर लीजिए और कन्विक्शन के साथ उसको रखिए। पेशेंस के बिना और होल्डिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता। सवाल जैसे आपने कहा इम्पॉसिबल है, आप भूल जाइए, फिर मल्टी ये शो भी मत देखिए, क्योंकि आपने सब काम कर लिया पर पेशेंस नहीं रखी तो कोई फ़ायदा नहीं है। परफेक्ट। तो ये आज की चर्चा थी। कोशिश की हमने आपको समझाने की मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढा जा सकता है, इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर के हमारे लिए कुछ ग्राफिक्स भी बनाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपकी मदद ज़रूर हुई होगी। एंजॉय करिए, हेल्थ का ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।